बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय मनमोहन सामल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रपाड़ा से हमारे प्रत्याशी वरिष्ठ नेता सम्माननीय बैजयंत जय पांडा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी आप सबके प्रिय डॉक्टर प्रदीप पानीगढ़ी जी, विप्लव देव जी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा और हमारे साथी, मनोरंजन दयाल सामंतरी जी विधायक के प्रत्याशी, के अनिल कुमार जी हमारे प्रत्याशी, कृष्णा नायक जी, विभूति जैना जी, के नारायण जी, हमारे सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो मैं यहाँ जब आया हूँ उड़ीसा की धरती पर, तो सबसे पहले तो भगवान जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ को नमन करता हूं और अपने लाभ करता हूं। जय जगन्नाथ। मित्रों, आज 28 तारीख है और मधु बाबू की जैन जयंती है। मधु बाबू जिन्होंने उड़ीसा को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान किया, ऐसे हमारे मधु बाबू के जन्म जयंती पर मैं उनको भी नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद देता हूं। मैं जब यहां आया हूं तो मैं जरूर कृष्णचंद्र गजपति जी का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जो उन्होंने, जिनकी जन्म जयंती 2 दिन पहले थी 26 तारीख को, और जो बहुत ही जाने हुए स्वतंत्रता सेनानी हुए और जिन्होंने उड़ीसा राज्य बनाने में अपना योगदान किया, उनको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, ये चुनावी सभा है और इस सभा में जो मैं उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, ऊर्जा देख रहा हूं, खुशी देख रहा हूं और जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं, वो मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने डॉक्टर प्रदीप पानीगढ़ी और सभी हमारे 5 विधायकों को चुनाव जिताने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको मैं विशेष करके मित्रों, ये चुनाव का माहौल है। हमारे अभी मनमोहन सामल जी, जो मैं उड़िया समझ सका, वो कह रहे थे कि सरकार बदलनी, वो कह रहे थे कि उड़ीसा में सरकार को बदलना। और मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो विकास मोदी जी दिल्ली में कर रहे हैं, उसका सही रूप में रूपांतर करने के लिए यहां प्रदेश में भी कमल खिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति को, तौर तरीके को, रंग ढंग को और जिसे हम कहें परिभाषा को, सब कुछ बदल दिया। भारत में राजनीति आज से 10 साल पहले कैसी थी? आदमी इस मानसिकता का हो चुका था कि इस देश में कुछ नहीं बदल
रहेगा। यहां कुछ बदलने वाला नहीं है। ये तो ऐसे ही रहेंगे। राजनीति भ्रष्टाचारियों के हाथ में ही रहेगी। ऐसी मानसिकता के दौर से गुजर रहा था भारत। लेकिन मोदी जी के राजनीति में और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज दुनिया कह रही है कि भारत बदल गया है और अब विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल पड़ा है। इसलिए आज बदलता भारत का दौर दिख रहा है। लोगों में उत्साह है। यह सिर्फ प्रदीप पाणिग्राही जी को चुनाव जिताने का नहीं है। यह सिर्फ के अनिल कुमार को जिताने का नहीं है। यह सिर्फ कृष्ण कुमार नायक को जिताने का नहीं है। यह विभूति जेना को जिताने का ही नहीं है। यह के नारायण को चुनाव जिताने का नहीं है। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है और उड़ीसा को आगे बढ़ाने का चुनाव है। पहले राजनीति होती थी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, इलाके के आधार पर। लेकिन मोदी जी ने भारत की राजनीति विकासवाद से जोड़ दी और विकास की तरफ ले गए, देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसीलिए अब पॉलिटिक्स है रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स है परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स है अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स है जवाबदेही। ये अगर किसी ने इस परिभाषा को लागू किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको लागू किया। यह भी हमको आज मित्रों आपको खुशी होगी, हमारे दो वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं, वैजयंत पांडा जी और प्रताप मनमोहन श्यामल जी, दोनों अर्थनीति के बारे में गहरा ज्ञान रखते हैं। सारी दुनिया की अर्थनीति कोरोना के चपेट में आने के बाद और यूक्रेन के युद्ध के कारण आज सारे देशों की इकोनॉमी और अर्थनीति गड़बड़ा गई, डगमगा गई। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज अगर किसी को चमकता हुआ सितारा दिखता है तो वो भारत की अर्थनीति दिखती है, ब्राइट स्पॉट दिखता है तो भारत की। आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत पिछले 10 सालों में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में लंबी छलांग लगाकर आज भारत ब्रिटेन, जिस ब्रिटानिया ने हमको 200 साल राज किया, उस ब्रिटानिया को पछाड़कर भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। और मित्रों, पाणिग्राही जी को चुनाव जिता के भेजना, उड़ीसा से सभी सांसदों को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 2 साल के अंदर भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति। आज दवाइयों में, मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में भारत आज दूसरे नंबर पर दुनिया में खड़ा है। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना है। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया भारत, दुनिया की डिस्पेंसरी। 128% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। और ऑटोमोबाइल में, गाड़ियां बनाने, आपने सुना होगा बचपन में जापान की गाड़ियां, जापानीज टोयोटा, डैटसन। आज भारत जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल मार्केट में और मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत आज तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया। तीसरे नंबर। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ गए, 106% हमारा
लिखा होता था मेड इन ताइवान, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पे लिखा हुआ है मेड इन भारत, मेड इन इंडिया। एप्पल मोबाइल भी अब भारत में बनने लगा है। ये भारत की बदलती तस्वीर है जिसको हमको याद करना है। आप बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको ताकत मिली ना? इनको ताकत मिली है ना? इनको ताकत मिली है ना? जरा बताओ। आप देखो, आज आपके गांव की सड़कें पक्की सड़क से जुड़ गई हैं। 1.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से लगभग 2-2.25 लाख करोड़ रुपए डाल दिया गया है। उसी तरीके से अब मोदी जी ने संकल्प लिया है कि दलहन और तेलहन में, दाल में और तेल में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा अगले 5 साल में। उसके लिए हम आगे काम करेंगे। और जिसको आप मोटा अनाज कहते हो, बाजरा, ये इसको हम लोग और मोदी जी इसको श्री अन्न बोलते हैं। ये श्री अन्न भारत अब इसका हब बन जाएगा और ये उसका केंद्र बन जाएगा। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि उज्ज्वला योजना में लगभग 10 करोड़ बहनों को गैस का कनेक्शन दिया गया और 53,000 लोगों को, 53 लाख लोगों को यहां उड़ीसा में गैस का कनेक्शन दिया गया और गंजाम में 27,000 लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया। इस तरीके से काम होता है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, आप सबसे बताना चाहता हूं। मैं 1993 में, 1993 में मैं एमएलए बन गया था। 1993 में 1993 में एमएलए बन गया और उस समय मेरा वीडियो मेरे पास आकर कहता था, नड्डा जी आप बताओ, आप इंदिरा आवास योजना में इस साल आपको एक पंचायत में 2 घर मिले हैं। इंदिरा आवास योजना 2 घर किसको देने हैं, किसको दिया जाए? मैं हंसते हंसते बोलता था, भैया तू ही रख ले, मैं कहां बांटूंगा? एक अनार 100 बीमार कहां बांटूंगा? लेकिन तस्वीर बदली। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। पिछले 5 सालों में 4 करोड़ मकान बना करके पक्के मकान दिए गए। 4 करोड़। एक पंचायत में 40-40, 50-50 घर बने और पक्के मकान बने। ड्राइंग रूम अलग, बेडरूम अलग, किचन अलग, टॉयलेट अलग, किचन के साथ गैस का कनेक्शन और साथ में कोर्टयार्ड। ऐसे पक्के मकान 4 करोड़ बने हैं। और आप हमारे प्रदीप पाणिग्राही जी को भेजना, अगले 5 साल में मोदी जी 3 करोड़ घर और बनाएंगे। आप लोग अभी बिजली का बिल भरते हो, अपने घर का बिजली का बिल देते हो। अगले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में अब बिजली के बिल से आप मुक्त हो जाओगे। एक स्कीम प्रधानमंत्री जी ने चलाई है जिसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना। सौर ऊर्जा हर एक को दिया जाएगा, हर एक घर को, छत को दिया जाएगा सौर ऊर्जा। और सौर की ऊर्जा से आपके घर की बिजली चलेगी और जो बिजली एक्स्ट्रा होगी वो सरकार खरीद लेगी और आपको आमदनी का जरिया हो जाएगा। इस तरीके से काम करें। मुझे बीजू पटनायक जी की सरकार से एक बात की बहुत बड़ी नाराजगी है और मुझे दुख है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के 10 करोड़ 74 लाख लोगों को
रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला, माल ढोने वाला, हमारा बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन ऑपरेटर, ऑटो ड्राइवर, हमारा ठेला चलाने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, बाल काटने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसे दिए, 5 लाख। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 10 करोड़ 74 लाख परिवार में वह 68 लाख उड़ीसा के लोग नहीं हैं। उनको हमारे नवीन बाबू ने वंचित रखा है, आयुष्मान भारत को लागू नहीं होने दिया है। आप बताइए, ऐसी सरकार को आगे रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? आप सरकार बदलेंगे ना? आप सरकार बदलेंगे, हमारे 5 कैंडिडेट को जिताएंगे और आयुष्मान भारत यहां भी लागू हो जाएगा। उसी दिन इस बात को आप ध्यान रखें। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, जरा कान खोल करके समझ लेना। मोदी जी ने तय किया है कि इस देश में किन्नर समाज के बारे में किसी ने चिंता नहीं की, किसी ने चिंता नहीं की। आज मोदी जी ने तय किया है कि किन्नर समाज के सभी लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़कर उनको भी बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए सालाना उनको दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की। और इससे आगे सुन लो, आपके घर में कोई बुजुर्ग 70 साल के ऊपर का व्यक्ति, कोई माता 70 साल से ऊपर की, जो भी होगी, जो भी होगा 70 साल से ऊपर का, किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का और किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, मोदी जी ने तय किया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन सबको आयुष्मान भारत से जोड़ लिया जाएगा और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। इसलिए ये बदलता भारत की तस्वीर है। जल जीवन मिशन में 11 करोड़ बहनों को घर में, हर घर नल, हर घर जल। और आपको जानकर खुशी होगी कि 62 लाख कनेक्शन हम पूरे उड़ीसा में दिया है और आपके जिले गंजाम में 2 लाख गैस का कनेक्शन दिया, 2 लाख। हर घर नल, हर घर जल। और आगे मोदी जी के राज में कोई भी घर बिना जल के कनेक्शन के नहीं रहेगा। और अब हम उज्ज्वला योजना में भी गैस पाइप से पहुंचाएंगे, सिलेंडर से नहीं, पाइप से पहुंचाने का काम करेंगे। इस तरीके से विकसित भारत को ले जाएंगे। मित्रों, मैं यहां आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस विकास के साथ साथ आपको विपक्ष की सरकार होने के बावजूद भी मोदी जी ने यहां आपको आर्थिक दृष्टि से पैसा देने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। जो आपका टैक्स में अधिकार था वो 3.5 गुना प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ा दिया। जो आपको ग्रांट इनेट, जो आपको मदद के रूप में मिलता था, उसको भी मोदी जी ने 3.5 गुना बढ़ा दिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का परमानेंट कैंपस संबलपुर में स्थापित कर दिया गया और स्मार्ट सिटी में राउरकेला और भुवनेश्वर को जोड़ लिया गया है और 2000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए। आज उड़ीसा में नेशनल हाईवे में 4300 किलोमीटर की सड़क बन रही है। और आपको जानकर खुशी होगी कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है और रेलवे में 12 गुना हमारा बजट उड़ीसा का बढ़ा दिया गया है, 12 गुना बढ़ा दिया गया है। ये भी आपको बताना है।
वंदे भारत ट्रेन पुरी से लेकर विशाखापट्टनम तक, राउरकेला से लेकर भुवनेश्वर पुरी तक और हावड़ा से लेकर पुरी तक इसको चला दिया गया। 4 नए एयरपोर्ट ऑपरेशनल कर दिए गए। झारसुगुड़ा, जयपुर, राउरकेला और उत्केला, ये चारों एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च 1600 करोड़ रुपए की लागत से आपके इलाके में शुरू कर दिया गया है। आपके इलाके में लागू कर दिया गया। आपको जानकर खुशी होगी, अमृत भारत 57 स्टेशन, 57 स्टेशन उड़ीसा में बन रहे हैं। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि अब आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में फर्क नहीं महसूस होगा। वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट बन रहा है तो वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन भी बनेगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अभी 25 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, 550 करोड़ रुपए उसके लिए अलॉट कर दिया गया। इसलिए मित्रों, हम आपसे निवेदन करने आए कि आप प्रदीप कुमार पाणिग्राही जी को, जो लंबे समय से पॉलिटिक्स में है, लगभग 30 साल से समाज से जुड़े हुए हैं, सादे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। इसलिए इनको आप चुनाव जिताइए। बोलिए, इनको चुनाव जिताएंगे ना? जोर से बोलिए, जिताएंगे ना? धन्यवाद। और इसके साथ साथ छतरपुर से कृष्णचंद्र नायक को आप चुनाव जिताएंगे। और गोपालपुर से विभूति भूषण जेना को आप चुनाव जिताएंगे। और बिरहानपुर से अनिल कुमार को चुनाव जिताएंगे। और दीघा गांधी से सिद्धांत मोहपात्रा को आप चुनाव जिताएंगे। चिट्टी से मनोरंजन दयाल समोत्रे को जिताएंगे। और मोहाना से प्रशांत मलिक को आप चुनाव जिताएंगे। और कराल खेलमुंडी से आप के नारायण राव को चुनाव जिताएंगे। जोर से बोलिए, आप चुनाव जिताएंगे ना? कमर पर बटन दबाएंगे ना? इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, इसके साथ साथ मैं एक बात और भी आपको बताना चाहता हूं। आप इनको चुनाव जिताएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि आप नवीन बाबू की सरकार को गिराएंगे। उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, और वो ये कहना चाहता हूं कि आप बताओ, क्या उड़ीसा को नेतृत्व करने के लिए कोई नेता नहीं रह गया है क्या? बाहर से लाओगे क्या? इंपोर्ट करोगे क्या? आप धरती पुत्र को नेता बनाओगे ना? बाहरी को नहीं लाओगे ना? बाहरी को लाने का प्रयास चल रहा है। जरा संभल के रहना। क्या उड़ीसा में कोई नेता नहीं रह गया? कोई धरती पुत्र नहीं है? लेकिन ये नवीन बाबू के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार चल रही है, बाहरी लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा है, यह हमारे लिए चिंताजनक है। और इसका जवाब आपको कमर पर बटन दबा करके देना है, ये भी आपको याद रखना है। मैं दूसरी बात, आप बताइए, बीजेपी की सरकार में दुर्नीति चल रही है कि नहीं चल रही है? अफसरों की दुर्नीति है कि नहीं है? नेताओं की दुर्नीति है कि नहीं है? बाबू राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसको हटाना है कि नहीं हटाना है? आप बताओ, ये दुर्नीति का नतीजा है कि नहीं है कि चिट फंड 160 चिट फंड कंपनियां ने
ऐसी सरकार को रहने दे वो क्या? 13 तारीख को जवाब दोगे ना? उस दिन बटन दबाओगे ना? मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, ये अजब प्रदेश है। जल जीवन मिशन में वो ठेकेदार हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं। क्या क्या दोस्ती है तुम्हारी? क्या दोस्ती है बीजेपी की सरकार की कि जल जीवन मिशन में जो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हैं उनको आप ठेका दे रहे हो? बताओ, ऐसी दुर्नीति की सरकार चलेगी क्या? चलने दोगे क्या? इनको घर बैठाओगे ना? हमारे नेताओं को काम दोगे ना? अपनी सरकार बनाओगे ना? ऊपर मोदी जी तो नीचे भी बीजेपी, ये रहेगा ना? आपने मेरी बात सुनी, आप आगे बढ़िए और सफलता हासिल कीजिए। जय भारत, जय उड़ीसा। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ଦୁଇ ପଦରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। Welcome.